हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर हम रीड 2021 को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर ईडियम एंड फ्रेजेस की एक लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इस लेक्चर सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस को करवाया जा रहा है और बिल्कुल आसान तरीके से आप उनको इन्हीं वीडियोस को देखते देखते याद कर लें, इस तरीके से वो समझाए जा रहे हैं। आज के इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस को यहाँ शुरू करते हैं। आप इन पेंसिल्स को देख के परेशान ना हो, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले एक बार शूट कर चुका हूँ, पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसमें साउंड प्रॉब्लम हो गया था। इसी वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ। इन मार्क्स पे आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। पहला ईडियम है एवरी डॉग हैज़ हिज डे। जैसे कि हिंदी में एक ईडियम है हर कुत्ते का दिन आता है, उसी का ये इंग्लिश वर्जन है। आमतौर पे जो हिंदी की ये कहावत है हर कुत्ते का दिन आता है, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल में हुई है। आप देखें, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर, कि जो अच्छा भाग्य होता है वो देर सवेर जरूर आता है। When he passed 2 exams in a row, he realized that every dog has his day. जब उसने 2 एग्ज़ाम्स को एक ही लाइन में, मतलब एक के बाद एक पास कर लिया, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि हर कुत्ते का दिन आता है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब अब उसका फॉर्चुनेट टाइम चल रहा है। इस एग्जाम्पल में इसका ये मतलब निकल रहा है। आप भी इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि जब जिस आदमी का दिन आता है तब हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी इंच। एवरी इंच मतलब कंप्लीटली। शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन बाय एवरी इंच। एवरी इंच मतलब कंप्लीटली। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस ईडियम को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इस दौर में आप बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है जब आप अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि ये जो इसके द्वारा बोली गई बात है उसका इंच इंच का मैं हिसाब लूँगा एक दिन। तो एवरी इंच मतलब कंप्लीटली उस बात का या उस इंसिडेंट का आप हिसाब लोगे एक दिन। अब शायद आप उसको रिलेट कर पाएंगे। थर्ड वन है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है शोइंग एग्रीमेंट और टू एग्री। द टू कॉम्पिटिटर्स नेवर सी आई टू आई। मतलब जो 2 कॉम्पिटिटर थे उन्होंने कभी एक दूसरे की नेवर सी आई टू आई, वो कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हुए। तो जो कॉम्पिटिटर होंगे वो सहमत नहीं थे, इसीलिए तो वो कॉम्पिटिटर थे। अगर वो सहमत हो जाते तो फिर कॉम्पिटिटर रहते ही नहीं। इसको आप ऐसे समझें कि बहुत बार कोई फंक्शन में आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और आपको किसी चीज़ की परमिशन लेनी है, जैसे कहीं जाने की या कोई मिठाई खाने की, ऐसी कोई परमिशन। तो आपने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उस एक देखने के अंदर जब आपकी नज़रें मिली तभी आपको पता चल जाता है कि वो काम आपको करने के लिए मम्मी की परमिशन मिल चुकी है या उनकी ना है। घर पे जाती है आपका समय शांति से निकलेगा या जूते पड़ेंगे। तो मतलब ये एग्रीमेंट कैसे हुआ आपके और आपकी मदर के बीच में? कब? जब आपकी आंखें मिली। सी आई टू आई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सी आई टू आई का मतलब टू एग्री, एग्री हो जाना, मान जाना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है फेस द म्यूज़िक। इस ईडियम का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जिन वर्ड से मिलके बनी हुई है, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक होता है कि म्यूज़िक को फेस करना। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है टू फेस अपोजिशन। अपोजिशन को फेस करना। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं वो कांग्रेस को फेस करते हैं, राहुल गांधी जी हैं वो बीजेपी को फेस करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपोजिशन को फेस करते हैं। आप भी अपनी डेली लाइफ में जो लोग आपके अपोजिट सोचते हैं आप उनको फेस करते होंगे। तो एवरी लीडर हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। ये ईडियम थोड़ा अपने आप में अलग मतलब लेके चल रहा है यहाँ पे, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है फैन द फ्लेम। हिंदी में इसका वैसे मतलब होगा आग को हवा देना। फ्लेम होती है आग, फैन द फ्लेम मतलब आग को हवा देना, मतलब आग को भड़काना। टू एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना। एग्जैक्टली इसका यही मतलब है कि किसी इंसिडेंट को और तेज कर देना है, आग को भड़का देना।
राम डोंट वॉन्ट टू फैन द फ्लेम ऑफ द टेंशन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। जो राम है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो टेंशन है उसको बढ़ाना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? फैन द फ्लेम नहीं करना चाहता। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको ये याद हो ही जानी चाहिए। अगर आपको एक बार में ये याद नहीं होती है तो इसको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद जब आप खुद लिखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे से इनको याद कर पाएंगे और आपको रिवीजन करने में भी हेल्प होगी, वरना बार बार आपको अलग अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब वेरी रेयर। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रीज़ इन राजस्थान आर फ्यू एंड फार बिटवीन। कि जो पेड़ हैं राजस्थान में वो क्या है? वेरी रेयर है, मतलब फ्यू एंड फार बिटवीन है, बहुत दूर दूर मिलते हैं, मिलता है तो भी एक का दुका मिलता है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, एंड फार बिटवीन मतलब दूर दूर। तो मतलब जो इन वर्ड्स का मतलब है वो ही ईडियम का भी एग्जैक्ट मतलब है। फ्यू मतलब थोड़ा और फार मतलब दूर दूर। तो क्या हो गया टोटल, अगर हम मीनिंग देखें एक सिंपल सेंस में, क्या हो गया? वेरी रेयर। फाइट टू फिनिश। फाइट टू फिनिश का मतलब होता है फाइट टू द एंड। इस ईडियम को तो हम इंडियंस बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्रीडम के लिए क्या किया है? फाइट टू द एंड किया है। हमारे ऐसे बहुत से वीर योद्धा थे जो शहीद हो गए इस फ्रीडम के लिए, पर उन्होंने क्या किया? फाइट टू द एंड किया, इसलिए वो फ्रीडम को अचीव कर पाए। इसलिए हम भी उस फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ आइसलैंड वॉज ए फाइट टू द फिनिश। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्थ और ईस्ट के अंदर वो क्या है? फाइट टू द एंड तक है। मतलब वो फाइट कब तक चलने वाली है? जब तक उसका एक रिजल्ट जो एक पार्टी चाहती है। फाइट तब होती है जब एक पार्टी कुछ चाहती है, दूसरी पार्टी कुछ चाहती है। अंग्रेज चाहते थे कि भारत गुलाम रहे और भारतीय चाहते थे कि हम आज़ाद हों। तो वो लड़ाई कब ख़त्म हुई? जब किसी एक पार्टी का टारगेट अचीव हो गया, और वो हमारा टारगेट अचीव हुआ कि हमें आज़ादी मिल गई, तब जाके वो लड़ाई ख़त्म हुई। तो ऐसी लड़ाई जिसका कुछ आउटपुट निकलने के बाद ही वो ख़त्म हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फाइट टू फिनिश, अंत तक लड़ना। फिश इन ट्रबल वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, इसलिए इसको डबल स्टार मार्क किया हुआ है। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ अदर्स। कि दूसरों की कमजोरियों का, दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना, उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर्स। इसको मैं वैसे समझा देता हूँ। पहले के टाइम में सेठ साहूकार जो लोग होते थे, उनके पास जब लोग आते थे पैसे की मदद मांगने के लिए, मजदूर वर्ग से, किसान वर्ग से, तो वो क्या करते थे? उनकी मजबूरियों का, उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते थे और 10 गुना 20 गुना ब्याज दर से उनसे ब्याज वसूला जाता था, जो कि क्या होता था? दूसरों की फ़ायदा, दूसरों का शोषण करने के लिए, दूसरों की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने के लिए किया जाता था। तो वहाँ पे हम ये इडियम यूज़ करेंगे फिश इन ट्रबल्ड वाटर। कि जो फिश है वो ट्रबल्ड वाटर में है, मतलब छिछले पानी में है, तब उसका शिकार किया गया। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से याद करें, पर आपको इसको याद करना है। फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन मतलब, फ्लैश मतलब चमक होना, इन द पैन मतलब कढ़ाई होती है जिसमें हम छौंका वगैरह लगाते हैं। फ्लैश इन द पैन, इसका मतलब होता है समथिंग, समवन, समथिंग ऑब्लिक समवन दैट बिकम सक्सेसफुल क्विकली एंड इज़ अनलाइकली। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पर्सन को सक्सेस अचीव हुई है, कोई आदमी है वो सफल हुआ है। एक तो वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सफल हो गया है, और एक इस तरीके से सफल हुआ है कि बहुत ही रेयर लोग होते हैं ना, किस्मत वाले लोग जिस तरीके से सक्सेस होते हैं, अनलाइकली वर्ड वहाँ यूज़ होता है। क्विकली एंड अनलाइकली। अनलाइकली मतलब जो रोज़ रोज़ नहीं होता। रोज़ रोज़ कौन लोग सक्सेस होते हैं? जो लोग मेहनत करते हैं वो सक्सेस होते हैं। ये तो हम आसपास देखते ही हैं, पर जो बिना मेहनत करे सक्सेस हो जाए, ऐसा हर जगह या हर समय देखने को नहीं मिलता। तो फ्लैश इन द पैन होता है कि अब यहाँ पे फ्लैश इन द पैन, और इसके मतलब से आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा, बट आपको ये इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि फ्लैश इन द पैन मतलब वो जो चमक होती है कढ़ाई की, वो रोज़ रोज़ नहीं होती, किस्मत से या इंसिडेंटली वो कभी कभी होती है। इस तरीके से या जैसे भी आप याद करना चाहें इसको याद कर सकते हैं। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड होता है ह्यूमन नेचर। इंसान खुद बना किससे है?
फ्लैश मतलब मास और ब्लड मतलब खून। हार्ड मास का तो पुतला है इंसान। ह्यूमन का नेचर क्या है? फ्लैश एंड ब्लड। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉक होता है कि जो तांगे वाले होते हैं तो वो घोड़े को क्या करते हैं? फ्लॉक करते हैं, वो छड़ी से डंडा मारते हैं। फ्लॉक ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को अगर आप फ्लॉक करोगे तो क्या कर रहे हो आप? टू वेस्ट वंस एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे घोड़ा तो आगे से बढ़ नहीं रहा, घोड़ा तो वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि वो तो मर चुका है। फ्लॉक ए डेड हॉर्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्लाई इनटू ए पैशन। फ्लाई इनटू ए पैशन का मतलब होता है टू बी एनरेज्ड, मतलब एकदम से क्रोधित हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना किसी को। आपने अपने आसपास काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं इस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हूँ, बहुत जोश है मेरे को इस चीज़ को लेके, बहुत एग्रेसिव तरीके से सोचता हूँ मैं इस चीज़ को लेके। इस तरीके के जो वाक्य हैं आपने सुने होंगे। एग्जाम्पल है, राम फ्लाई इनटू ए पैशन विद इन सेकेंड्स। तो जो राम है वो एकदम से एनरेज हो जाता है, एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है कुछ ही सेकेंड्स में। नेक्स्ट है फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस। जो पर्सन, जो आदमी खर्चा वहन करता है, खर्चा उठाता है, उसके लिए ईडियम यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी की पढ़ाई का खर्चा उसके माँ बाप ने उठाया, तो फुट द बिल किसने किया पढ़ाई का? उसके पेरेंट्स ने। हिज पेरेंट्स फुटेड द बिल फॉर हिज कॉलेज एजुकेशन। तो कॉलेज एजुकेशन का खर्चा किसने उठाया? उसके पेरेंट्स ने। नेक्स्ट देखते हैं फॉर गुड। फॉर गुड मतलब फॉर एवर। हम हिंदी में जनरली बोलते हैं कि सब अच्छा हो, अच्छाई के लिए, तो क्या बोलते हैं? फॉर गुड कॉज। अच्छे कारणों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर गुड कॉज। तो फॉर गुड मतलब फॉर एवर, सबके लिए, हमेशा के लिए। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द रेनी डेज। फॉर द रेनी डेज का मतलब होता है प्रिकॉशंस फॉर एमरजेंसी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। ये इंडिया के अंदर हर कोई करता है, पैसों की बचत करना। हम क्यों पैसों की बचत करते हैं? क्यों फिक्स्ड अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स खोलते हैं? बच्चों को सेविंग्स करने की आदत डलवाते थे। भाई हमारे टाइम में तो हम गुल्लक बना के रखते थे, उसमें एक एक दो दो रुपए के सिक्के सेव करते थे। किसके लिए करते थे वो? कि कभी इमरजेंसी आन पड़े तब वो पैसा काम आए। तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा इडियम यूज़ होता है? फॉर द रेनी डेज। यहाँ पे रेनी डेज से मतलब ये नहीं है कि बारिश वाले दिन, यहाँ पे रेनी डेज से मतलब है कि वो दिन जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तब ये पैसा आपको काम आए। आई एम सेविंग दिस मनी फॉर द रेनी डेज, कि जब मुझे भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तब ये पैसा मुझे वहाँ काम आएगा। इसका मतलब होता है ये। फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है ट्रैचरी। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ फॉल प्ले। इसको आप इजीली अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल करने के लिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी आपने क्या किया? कंधे से पुश करते हुए अपने अपोनेंट को ज़मीन पे गिरा दिया। तो रेफरी ने आपको क्या किया? फॉल डिक्लेयर कर दिया कि आपने फॉल कर दिया। तो इस तरीके से कोई आप काम करते हो जिसमें हल्का सा क्या होता है? बेईमानी होती है कि टांग अड़ा के किसी को गिरने की कोशिश की आपने गेम के अंदर, कंधे से धक्का दिया ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए। इस तरीके के जो आपने काम किए, तो ये क्या किया आपने? फॉल प्ले किया, मतलब बेईमानी करके आपने गोल करने की कोशिश की। इसका मतलब यही होता है। इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, फॉल प्ले मतलब बेईमानी करना। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हम एक इडियम और पढ़ चुके हैं जो था डच करेज। डच करेज का मतलब होता है शराब के नशे में वीरता का प्रदर्शन करना। तो फ्रेंच लीव क्या होता है? छुट्टी ले लेना बिना जानकारी दिए। जैसे आप किसी ऑफिस में, आप जब रीड क्रैक करके टीचर बन जाएंगे तो जब आप स्कूल में जाएंगे आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप इतने दिनों के लिए एब्सेंट रहेंगे। तो बिना इन्फॉर्मेशन दिए जब आप छुट्टी ले लेंगे तो उसको बोलेंगे फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू प्रोग्रेस। इसको आप ऐसे समझें, प्रोग्रेस मतलब आप कोई काम करना चाहते थे और वो काम अब हो रहा है धीरे धीरे। इस सेंस में हम इस इडियम को यूज़ करते हैं, गेन ग्राउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए,
द अपोजिशन इज गेनिंग ग्राउंड ऑन द रफाल डील। अभी जैसे अपोजिशन था उसने रफाल डील पे क्वेश्चंस उठाए कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें कुछ घपला हुआ है। तो अब क्या है, लोगों को बातें सही लगना शुरू हो गई हैं। तो अपोजिशन ने प्रोग्रेस अचीव कर ली, वो लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गया कि रफाल डील में कुछ तो स्कैम हुआ है। तो यहाँ पे अपोजिशन क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। गेट इनटू ए स्क्रैप, इसका मतलब होता है फाइंड वन सेल्फ इन ए डिफ़िकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन। डिफ़िकल्ट मतलब परेशान भरी सिचुएशन जिसमें आप परेशान हो जाओ, ऐसी सिचुएशन। ऑकवर्ड मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन होना। स्क्रैप होता है कचरा। गेट इनटू ए स्क्रैप, तो कचरे के ढेर में जब आप पड़े होंगे या खड़े होंगे तो आप खुद को कैसा महसूस करेंगे? भाई परेशानी होंगे खुद और अजीबोगरीब सा महसूस हो रहा होगा। तो ये आपके डन हो गए इडियम। नेक्स्ट है ग्रिड अप द लॉइन। यहाँ पे लायन वो शेर नहीं है, ये है लॉइन। लॉइन होती है हमारी जो बैकबोन होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए हड्डियाँ होती है, उसका नाम होता है लॉइन। तो जो हिंदी में एक कहावत है कमर कस के तैयार होना, मतलब टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट टास्क। तो कोई चुनौती भरा काम है उसके लिए अच्छे से तैयार होना, उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्जन है, ग्रिड अप द लॉइन, मतलब कमर कस लेना ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए। हिंदी में भी तो कहते हैं ना कमर कस लेना, वहाँ पे कमर कसने से मतलब अच्छे तरीके से हम तैयार हो जाएं एकदम मजबूती के साथ। गिव ए वाइड ब्रेथ। गिव ए वाइड ब्रेथ मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से दूरी बना के चलना। टू अवॉइड समवन और समथिंग, किसी पर्सन को या किसी वस्तु को अवॉइड करना, उससे दूर रहने की कोशिश करना। गिव मतलब देना, वाइड ब्रेथ मतलब लंबी दूरी। तो कोई पर्सन, आप ऐसे जा रहे हो मार्केट में, कोई सामने से आ रहे हैं तो आप अपना रास्ता बदल लो, तो क्या एक डिस्टेंस मेंटेन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनसे हम दूरी बना के रखना चाहते हैं, तो उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आज का लास्ट इडियम है गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है पे नो अटेंशन। ही वेंट टू द पुलिस फॉर हेल्प बट दे गेव हिम कोल्ड शोल्डर। वो जो है वो पुलिस के पास गया मदद मांगने के लिए और पुलिस ने क्या किया, कोल्ड शोल्डर दे दिया, मतलब अटेंशन ही नहीं दिया उसको। इस इडियम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने मदद मांगने के लिए किसी से बोला भाई आ, और ये जैसे मान लो कुछ हैवी चीज़ पड़ी है और उसको उठाना है, तो भाई कंधा लगा, अपने ऐसे बोलते हैं ना डे टू डे लाइफ में, भाई थोड़ा कंधा लगाइयो, मतलब थोड़ी हेल्प चाहिए आपको उससे। और वो क्या करे, कोल्ड शोल्डर मतलब दिखावे के लिए ऐसे, हाँ भाई मैंने उठा रखा है, हाँ भाई उठा रखा है, सारा वजन आप पे आ पड़ा हो। तो ये उस तरीके की कंडीशन है। अब शायद आप इसका अच्छे से मतलब समझ गए और ये अब आपको याद रहेगा। चलो जल्दी से सम अप कर देते हैं। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। किसी का अभी बुरा चल रहा है तो मतलब अच्छा भी आपका आने वाला है, निश्चिंत रहें। एवरी इंच मतलब कंप्लीटली। सी आई टू आई मतलब सहमत होना। फेस द म्यूजिक मतलब अपोजिशन को फेस करना। फैन द फ्लेम मतलब भड़काना। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब रेयर। फाइट टू फिनिश अंत तक लड़ना, जब तक कोई निर्णय ना आ जाए तब तक प्रयास जारी रखना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर दूसरों की परेशानियों का फ़ायदा उठाना। फ्लैश इन द पैन अचानक से या किस्मत से सक्सेस अचीव कर लेना। फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन नेचर। फ्लॉक ए डेड हॉर्स का मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करना। फ्लाई इनटू पैशन मतलब एकदम से गुस्सा आ जाए किसी पर्सन को तो वहाँ यूज़ करते हैं। फुट द बिल मतलब खर्चा वहन करना। फॉर गुड मतलब फॉर एवर। फॉर द रेनी डेज मतलब भविष्य में आने वाले ऐसे दिन जब आपको पैसों की जरूरत होगी, उन दिनों की यहाँ पे बात हो रही है, फॉर द रेनी डेज। फॉल प्ले मतलब बेईमानी करना। फ्रेंच लीव बिना बताए छुट्टी पे रहना। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू प्रोग्रेस। गेट इनटू स्क्रैप मतलब परेशानी में पड़ जाना या ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाना। ग्रिड अप द लाइन का मतलब होता है कमर कस के तैयार रहना। गिव ए वाइड ब्रेथ का मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करना, किसी पर्सन को अवॉइड करना। गिव ए कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स ना देना, उतनी हेल्प ना करना जितनी आपको उम्मीद हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहें। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।